इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेटिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेलो डॉक्टर के इस आज आपको नवजात शिशु व बाल रोग संबंधित बीमारियों के निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे, जिसके बारे में एक्सपर्ट के रूप में जानकारी देंगे हमारे वाराणसी के वरिष्ठ नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DM गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब का प्राइमरी एजुकेशन बनारस से सनबीम स्कूल, क्वींस इंटर कॉलेज, उसके बाद ग्रेजुएशन यानी BSc भी आपने बनारस से किया, और उसके बाद आपका जो है ग्रेजुएशन यानी MBBS आपने जो है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से आपने किया, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, और वहीं से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MD जो है आपने बाल रोग में वहीं से आपने इलाहाबाद से ही किया, और उसके उपरांत लगभग 17 वर्ष से आपका अपना पंखुड़ी अस्पताल जो गोलगड्डा पे स्थित है, और आपने जो है अभी 1 वर्ष पूर्व जो है पूर्वांचल में पहली बार 25 हफ्ते का यानी 6 महीने 1 हफ्ते के बच्चे को जो है प्री मैच्योर बेबी को बचाने का बहुत अच्छा ही सफलता प्राप्त आपने किया है। और इस तरह से आप जो है हमेशा गंभीर से गंभीर बच्चों का इलाज करते रहते हैं, और आप जो है केंद्रीय राष्ट्रीय बाल अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य आप 2014 में रह चुके हैं, और अभी जो है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय बाल अकादमी और राष्ट्रीय नवजात शिशु बाल अकादमी के जो आप अभी संयुक्त सचिव वर्तमान में हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बनारस शाखा है उसके कई पदों पे आप शोभा बढ़ा चुके हैं, पहले से सुशोभित रह चुके हैं, और वर्तमान में आप जो है जनसंपर्क सचिव के पद पर कार्यरत हैं IMA में, और जब कभी भी कहीं कैंप वगैरह लगता है IMA की तरफ से या ग्रामीण अंचलों में तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं वहाँ पे भी आप भाग लेते हैं, और इस तरह से जो हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं कि इतनी जो भीषण गर्मी है और अभी मौसम और चेंज हो रहा है, और इस तरह के मौसम में किस तरह की बीमारियां बच्चों को इस समय सता रही है यानी देखने को मिल रही है। आप बताएं कि जो है इस समय इस मौसम में कौन सी बीमारियां बहुत कॉमन है, किस तरह के बच्चे जो हैं रोगी आपके पास आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में, बदलते परिवेश में अधिकतर बीमारियां संक्रमण से रिलेटेड है। संक्रमण यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, चाहे एक बच्चे से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। इसमें सबसे कॉमन आजकल के सबसे साधारण बीमारी है डायरिया।
जो कि आज हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा विकराल रूप धारण कर रखा है। आज हम जो पश्चिम के देश हैं वो विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक गुणों से ग्रसित रोगों से जो है परेशान हैं, जबकि हमारा देश चाहे डेवलपिंग देश है वो आज की डेट में कम्युनिकेबल डिजीज जो जिनको रोका जा सकता है, जिनका इलाज है, लेकिन अज्ञानता, जाने अनजाने में अज्ञानता या पूरी जानकारी ना होने की वजह से ये जो साधारण रोग भी है वो विकराल रूप धारण करके हमारे समाज को ग्रसित कर रहा है। उसमें डायरिया का बहुत बड़ा रोल है। डायरिया के अलावा किस तरह के? डायरिया के अलावा इस सीजन में जो सबसे कॉमन है वो इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन, फेरेंजियल इन्फेक्शंस और इवन की निमोनिया के भी संक्रमण सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनमें संक्रमण होता है और उनके मृत्यु दर मतलब इस समय क्या है, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर राय, आप देखेंगे WHO के 2012 के आंकड़ों के अनुसार अंडर 5 मॉर्टेलिटी जो हमारा मानक है विश्व स्तर पे भी और राष्ट्र स्तर पे भी, उसमें मुख्य कारणों में जो है 4-5 बीमारियां आती हैं। सबसे पहले है नवजात शिशु मृत्यु दर, उसमें प्री मैच्योरिटी सबसे कॉमन कारण है जिसका प्रतिशत करीब 52% है। दूसरे स्थान पे आता है निमोनिया जिसका प्रतिशत 15% है, डायरिया 11%, मिजल्स 3%, इंजरीज 4%, अन्य में 15% में दूसरी बीमारियां आती हैं। और जैसे कि MDG4 क्या है, इससे क्या तात्पर्य? आपने बहुत अच्छा सवाल दर्शकों के सामने रखा डॉक्टर राय। MDG इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4। सन 2000 सितंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में एक मिलेनियम डिक्लेरेशन पास किया गया। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि राष्ट्र के, विश्व के सभी राष्ट्र के सभी नागरिकों के जीवन में उन्नति हो सके, सुरक्षा प्रदान किए जा सके, जीने का अधिकार मिल सके, लिंग अनुपात में जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके, गरीबी उन्मूलन को ख़त्म किया जा सके और साथ ही साथ सुलभ और अच्छा स्वास्थ्य सभी नागरिकों को मिल सके। इसलिए मिलेनियम डिक्लेरेशन जो है यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 2000 में आम जनता के सामने लाया। उसी मिलेनियम डिक्लेरेशन के संदर्भ में जो कि पूरे विश्व में लाया गया, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा था, उसी के संदर्भ में जो है इंडिया में भी जो है एक MDG4 लाया गया। मतलब उसमें गोल्स तो तमाम थे 1 से लेकर 8 तक, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1 से लेकर 8 तक थे। जैसे उसमें जो पहला जो प्रथम था वो निर्धनता और भूख से उन्मूलन था। दूसरा प्राथमिक शिक्षा अधिकार को जो है परिलक्षित करता है। MDG3 जो है लिंग भेद उन्मूलन और नारी सशक्तिकरण को उद्गृत करता है। MDG4 बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के विषयों पे विस्तार से चर्चा करता है। MDG5 मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। MDG6 HIV, एड्स, TB और मलेरिया पे कैसे कंट्रोल किया जाए इसके संदर्भ में दिया गया। वहीं MDG7 वातावरण की शुद्धता से रिलेटेड है और MDG8 जो है वैश्विक सहयोग यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप से हर व्यक्ति को कैसे उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया जा सके, इसलिए MDG8 दिया गया। लेकिन सभी MDGs को अगर हम लेते हैं तो उसमें मेडिकल से रिलेटेड 3 MDGs हैं, वो MDGs 4, 5 एंड 6, जो कि बच्चों में मृत्यु दर कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और TB में कंट्रोल से रिलेटेड जो है MDGs हैं
उस पे ज़्यादा हमारा फोकस है और उसी से रिलेटेड आज हम इसी परिचर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी जी। जैसे वर्तमान में 5 वर्ष के बच्चों में जो है मृत्यु दर क्या है और लेकिन इसके कारण भी क्या है? डॉक्टर राय, अगर हम ये देखेंगे MDG4 क्या है, जी जैसा कि मैंने बताया ये बच्चों से संबंधित है। समझ सकते हैं आप कि इस देश में विभिन्न तरह की बीमारियां, टीबी है और क्या कहते हैं डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और भी तमाम तरह के, लेकिन बच्चों से रिलेटेड ही एक ऐसी बीमारी है जिसको केंद्रित किया गया, MDGs में लिया गया और बीमारियों को नहीं लिया गया। उसका ये शो करता है कि हमारे समाज में बच्चों का क्या रोल है और बच्चे विभिन्न रोगों से कितने ग्रसित हैं। अगर समय रहते अगर हम उन पे कारगर उपाय नहीं किए तो हम कितनी भी उन्नति कर लें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसीलिए MDG4 का नारा दिया गया, जिसमें जो कि बाल स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड था। इसमें इसके तीन कंपोनेंट हैं। जी उसमें पहला है अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट। फर्स्ट है अंडर 5, मतलब 0 से 5 साल के बच्चों में मृत्यु दर क्या है। दूसरा है, आपको रोकेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मेरा 4 साल का बेटा है सर। हाँ 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 सर, मेरा 4 साल का बेटा है। जी जी। उसे सर ट्यूबरकुलोमा हो गया था। क्या हो गया था? ट्यूबरकुलोमा। फीवर भी आया था। तो सर फीवर झटका भी आया था। हाँ सर, ट्यूबरकुलोमा आ गया था। हाँ हाँ और उसे फीवर भी आया था। हाँ अभी क्या है, 1 साल हो गया ट्रीटमेंट लेने के बाद। हाँ। तो आप ट्रीटमेंट, और अब वो दवा बंद हो गया है। अभी सिर्फ एक दवा फीवर के लिए वल्परीन चलता है। हाँ हाँ जी बताइए। बच्चे को मैं दिमागी रूप से कितना सोचना अच्छी नहीं है, तो क्या ट्यूबरकुलोमा होने से दिमाग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे कि हम डॉक्टर साहब से बात करें। एक्टिव नहीं, पढ़ने लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाता है, समझ नहीं पाता है। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इनको ट्यूबरकुलोमा डायग्नोस हुआ था और 1 साल हो गया, तो हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं बंद हो गई होंगी। तो ये पूछना चाहते हैं कि एक दवा जो चल रहा है और उसके दिमाग पे कहीं तो असर नहीं पड़ सकता है इस बीमारी का? देखिए ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में बहुत कॉमन बीमारी है। इसीलिए आप देखिए MDG जो है 6 है, उसमें HIV, एड्स, टीबी और मलेरिया को जो है केंद्रित किया गया है। एक MDG टीबी के लिए भी है। तो हमारे देश में मलेरिया ये टीबी बहुत कॉमन कारण है। नॉर्मली जो टीबी होती है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, वो 3 जगह पे होती है। एक लंग्स की टीबी होती है, इंटेस्टाइनल होती है या स्किन होती है। बाकी जहाँ पे भी टीबी पाए जाते हैं या उसके लक्षण पाए जाते हैं वो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ब्रेन में अगर आपके बच्चे को गया है तो क्या होता है कि वो या फिर लंग्स का इन्फेक्शन हुआ होगा या GI का होगा या स्किन हुआ। लेकिन मोस्ट कॉमन जो बच्चा आपका 4 साल का है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको प्राइमरी जो फोकस उसका टीबी का होगा वो लंग्स होगा। वहाँ से बच्चे की आपकी जब क्षमता कम हुई या फिर कभी कभी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें बिल्कुल टीबी के कीटाणुओं का वो जाल बिछ जाता है। मतलब राई का दाना अगर एक्सरे पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राई का दाना जैसा होता है, उस तरह पूरे दोनों लंग्स जो दोनों फेफड़े में आपको बिल्कुल राई के दाना के दे, तो उसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि टीबी एक जगह से दूसरे शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाता है। तो आपका प्राइमरी लेवल जो है लंग्स रहा होगा, वहां से वो जो है ब्रेन में पहुंच गया। लेकिन क्या होता है कि पहले तो हमें डायग्नोसिस बनाना होता है। आपके बच्चे को झटका आना शुरू हुआ होगा, पहले बुखार आना होगा या आया होगा, फिर झटका आना शुरू होगा। झटके के लिए आपने जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, डॉक्टर ने CT स्कैन या MRI कराया होगा। MRI करेगा तो उसमें एक लीजन निकला होगा। अब डिफरेंशियल उसके 2 कारण होते हैं। कभी कभी न्यूरो जो इंडियन मतलब भारतीय परिवेश में जो सबसे कॉमन है, एक होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कि जो है पिग्स और ये जो खाते हैं उनसे जो है ट्रांसमिट, केवल पिग्स में नहीं, मतलब जो शुगर खाते हैं चाहे जो लोग खाते हैं, पोर्क खाते हैं, उनमें ही नहीं केवल होता है, इवन जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें भी उसके कीटाणु जो है चले जाते हैं। अगर हम सब्जियों को कायदे से धो के ना खाएं तो उससे भी चले जाते हैं। तो या फिर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है या ट्यूबरकुलोमा। डॉक्टर ने आपका ट्यूबरकुलोमा डायग्नोसिस बनाया, उसकी साल से 1.25 साल जो है उसकी जो है ट्रीटमेंट है। चूंकि उसको दौरा आता था, दौरे की दवा जो है 2 से 3 साल चलती है। तो इस रोग से आपके कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब है कि आपके दिमागी स्तर पे, उसके बुद्धि के स्तर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
एक बार आप इलाज कर लेते हैं तो बच्चा आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके पढ़ने लिखने से उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप ये अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपके बच्चे को ट्यूबरक्लोमा के वो आगे नहीं बढ़ सकता है या समाज में वो आगे नहीं जा सकता, ऐसी भ्रांतियों से आप पिन छुड़ाएं और आपका बच्चा होनहार है और अच्छा बन सकता है, उसको पुश करने की ज़रूरत है। जी, हम लोग बात कर रहे थे कि वर्तमान में 5 वर्ष के बच्चों का मृत्यु दर के बारे में और उसके क्या कारण है कि मृत्यु दर जो बढ़ता जा रहा है या उस पर क्या कैसे तो रोक लगाएं? डॉक्टर राय मैंने बताया था एमडीजी में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है अंडर 5 मॉर्टेलिटी, 0 से 5 साल में बच्चों में मृत्यु दर क्या है। दूसरे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 0 से 1 साल के बच्चे में मृत्यु दर क्या होती है। और तीसरा होता है 12 से लेकर 23 साल के महीने यानी कि 1 से 2 साल के बीच में मिजल्स वैक्सीन के लिए प्रतिरक्षण कितना % हुआ। तो ये इसके 3 कंपोनेंट हैं एमडीजी 4 के। तो आप समझे किसी भी देश का मानक जो है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वो जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से डिफाइन होता है। अगर किसी का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, कभी हमारे यहाँ भी जो है 125-150 हुआ करता था, आज हम अथक प्रयास से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आज हम मृत्यु दर को काफ़ी नीचे कम ले आ पाए हैं। तो ये हम लोग की अचीवमेंट है, लेकिन ये जरूर है जो पहले होना चाहिए वो नहीं हुआ। पिछले के 5 साल में जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है मृत्यु दर में, वो काफ़ी तेज हुई है। आपने जैसा पूछा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो 0 से 5 साल में प्रति 1000 बच्चों पे जो मृत्यु होती है उसको अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1990 में ये आंकड़ा 125 प्रति 1000 था, लेकिन 2012 के गणना में ये निकल के आया 52%। हमने 50% से नीचे डिक्लाइन किया और पिछले 5 साल में जबरदस्त डिक्लाइन किया, जो हमने पिछले 20 साल 30 साल में नहीं किया था। पिछले 5 साल में हमने सबसे अच्छा उसका अचीव किया है उस गोल को। और मेरा लक्ष्य था 42 प्रति 1000 का, 125 से 42 लाना था। जो एमडीजी 4 है, इसका मकसद था कि 2015 तक 2/3 रोगों को जो है कम कर देना, रोग को कम कर देना और मृत्यु दर को भी कम कर देना। तो हम 52 पे लाए। हमारा लक्ष्य था 42 का, लेकिन हमें उम्मीद है 2015 तक जाते जाते हम 40 तक पहुंच पाए। फिर भी हम लोग जो है 42 से 60 पॉइंट नीचे रहेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ हम अचीव कर लें। इसी तरह इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या चीज़ है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी 0 से 1 साल के बच्चे में जो मृत्यु दर है, आप देखेंगे 1990 में ये दर जो है 80 प्रति 1000 बच्चे थी। आज की डेट में 2012 का जो आंकड़ा जो शो करता है उसमें 42 प्रति 1000 हो गई, यानी कि 50% फिर हमने किया। और ये पिछले 5 साल में सबसे जबरदस्त जो है डिक्लाइन हुआ। हम बहुत होपफुल है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल है। हमारा लक्ष्य था 27 का, हमें 27 तक जाना था 2015 तक, लेकिन हम अभी गए हैं 2012 में 42, और लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 40 तक जाएंगे। फिर भी हम 21 पॉइंट अभी पीछे हैं। इसी तरह नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 28 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको नवजात शिशु कहते हैं, या नियोनेटल मतलब पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में जो डेथ होते हैं या मृत्यु होते हैं उनको नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। विश्व स्तर पे यह देखा गया है कि प्रति वर्ष करीब 28 लाख बच्चे नवजात शिशु ये मृत्यु के काल में चले जाते हैं। उसमें अपने देश का अनुपात आप देखेंगे डॉक्टर राय, वो 8 लाख है, करीब 1/3। ये बहुत बड़ा चंक है। जहां 28 लाख पूरे विश्व में मरते हैं, उसमें से 8 लाख केवल जो है आपके इंडिया में मर जाते हैं। और पहले दिन जो मृत्यु दर है वो 10 लाख है। 28 लाख में जो 28 लाख मतलब 1 से लेके आपका 28 दिन है, उसमें भी फर्स्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। उसमें आपके इंडिया का जो रिलेशन है वो 3 लाख है, प्रतिवर्ष 3 लाख बच्चे मर जाते हैं। फिर आप 1/3 जो है पूरे विश्व को आप 3 लाख मृत्यु दे रहे हैं। यानी कि ये शो करता है कि मुझे कहाँ पे अपने योजनाओं को केंद्रित करना है, अंडर 5 में करना है कि 1 साल पे करना है कि नवजात पे करना है। इसीलिए कहा गया है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नियोनेटल, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है नियोनेटल मॉर्टेलिटी 28 दिन, उसमें भी पहला जो 7 दिन है सबसे इंपॉर्टेंट है। उस 7 दिन में भी सबसे इंपॉर्टेंट है पहला दिन, और पहले दिन में भी इंपॉर्टेंट है
पहला घंटा। तो इसलिए हमें अपने को अगर कुछ करना है तो हमें नवजात शिशु मृत्यु दर को काफ़ी कम करना होगा। जी, तो दर्शकों इसी तरह हमारी चर्चा आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेटिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे कि 5 वर्ष के, वर्तमान में 5 वर्ष के बच्चों के मृत्यु दर क्या है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो नवजात शिशु जो होते हैं, जो कि पैदा होने के 28 दिन के अंदर, तो उनके मृत्यु दर को जो बढ़ता जा रहा है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाए तो इंडिया का ही नंबर आ जा रहा है 3 लाख लेकर के। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर राय, आपने बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन को रखा। इसके 4 तरीके हैं और गवर्नमेंट ऑफ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जो एक लोकतंत्र है, एक पॉलिसी बनती है, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती, चाहे वो विदेश नीति हो या स्वास्थ्य नीति हो या कोई भी नीति हो। ये बहुत अच्छी जो है हमारे देश की संस्कृति एक तरह से कहिएगा तो। उसका कारण यह है कि पूर्व में भी जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसी गवर्नमेंट उसको एनडीए गवर्नमेंट ने आगे कंटिन्यू किया है। और उसमें इसको कैसे हम नवजात शिशु दर को कम कर सकते हैं, वो उसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत डिलीवरी, यानी कि ट्रेन डॉक्टर या ट्रेन दाई या ट्रेन नर्सेस के द्वारा जो है किसी अस्पताल में जो है डिलीवरी कराई जाए। उससे क्या होगा, पहले हमारे यहाँ 40% केवल संस्थागत जो है डिलीवरी होती थी, आज की डिलीवरी में वो जो है 70% पहुंच गया है। उसका कारण ये है कि उनको तो डायरेक्ट पैसा मिलता है, उनकी देखभाल होती है, उनको घर से ले जाके गाड़ी ले जाती है 108 नंबर 102 नंबर, फिर उनको घर ले जाके छोड़ती है, उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो सब चीजें है। दूसरा है कि जहां भी प्रसव होता है वहां पे न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर्स होते हैं। अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो तुरंत ही जो है उनको टैकल किया जाता है। आज देश में करीब 15,000 न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर्स हर प्रसव केंद्र पे मौजूद हैं। इसी तरह स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट होता है जिसको कहते हैं SNCU। वो जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरे देश में इनकी संख्या करीब 550 है। यहाँ पे प्रति SNCU पे 4 डॉक्टर, 12 नर्सेज और बाकी ट्रेंड स्टाफ्स रहते हैं पूरे 24 घंटे। इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस मतलब आप कहिएगा कि इस स्कीम का है कि जब एक बार माँ डिलीवर कर लेती है बच्चे को और वो घर पे जाती है तो गवर्नमेंट वहां भी उसका ध्यान देती है। वो इस तरह से ध्यान देती है कि वहां पे जो आशाएं हैं, जो हमारे यहाँ करीब 10 लाख आशाएं जो काम कर रही हैं, वो घर पे जाके माँ को समझाती है कि बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे को ठंड ना लगे, हाइपोथर्मिया ना हो, बच्चे को जल्दी से जल्दी दूध पिलाना है, जो फर्स्ट मिल्क है वो जरूर पिलाएं, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। दूसरे उसके नाभि को कैसे ठीक रखना है। इसके अलावा टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से बचाने के लिए कंगारू केयर मेथड बताते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, जो 4 मेथड्स हैं, इसके द्वारा हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि आजकल ये बदलते मौसम में, इतने गर्मियों में डायरिया का संक्रमण हुआ है, तो डायरिया का जो है संक्रमण क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है और क्या उपाय करना चाहिए?
अगर देखिए- किसी को डायरिया हो रहा है तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है, आज हम ले लें अर्बन एरिया चाहे रूरल एरिया में वैसे भी जो है स्थिति बड़ी भयावह है, और अर्बन एरिया में भी, उसमें जो स्लम एरियाज है उसमें भी स्थिति काफ़ी बिल्कुल रूरल की तरह से। उसका कारण ये है कि जो पानी की सप्लाई है, पहले तो पानी ही कम है, और पानी जो कम है, जो सप्लाई हो भी रही वो दूषित है। दूषित क्यों है? दूषित इसलिए कि जो नल पाइप्स जो जा रहे हैं वो सब नाली के नीचे से जा रहे हैं, और वो सभी अधिकतर, मैं तो उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ पे डायरिया सबसे ज़्यादा होते हैं इस शहर में। और उसका कारण ये है कि वो नल के जो छेद हैं उसमें से मल मूत्र सब जो है उससे मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो कीटाणु विषाणु जो है बच्चे पीते हैं, उसकी वजह से जो है डायरिया पनपता है। दूसरे, ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग है। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि एक आदमी को अगर होता है तो हम उसको बचा सकते हैं, अगर हम बच्चे को आइसोलेट करके दूसरे कमरे में रखें, उसके खान पान को थोड़ा सा दूसरे बच्चों से अलग करें तो दूसरे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था ना होने की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम पानी को उबाल के पिए, हाथ धो के खाना खाएं, ठीक है। इसके अलावा जो बाहर का सामान है, कटे हुए फल फूल है, ये सब चीज का सेवन ना करें, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम जो है डायरिया के रेट को कम कर सकते हैं। अगर बच्चों में डायरिया हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? ORS क्या है? और लोग बोलते हैं कि होम मेड ORS, इससे क्या तात्पर्य है? और इसके पहले एक सवाल है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब पांडे बोल रहे हैं। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब ऐसा केस हुआ है कि एक बच्चा नवजात हुआ हाँ। और रोया नहीं। क्या रोया नहीं? अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? हाँ जी, अगर रोया नहीं तो अभी दिक्कत क्या हो रही है? अभी उसको आईसीयू में रखा गया है। अच्छा, कितने दिन का बच्चा है अभी? कितने दिन का? पूरा टर्म मतलब पूरा 9 महीने बाद पैदा हुआ था? हाँ? ऑपरेशन से हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ था? ऑपरेशन से। जी। कितने दिन का बच्चा है? 9 महीना पूरा हो गया था? आईसीयू में है डॉक्टर साहब। 9 महीने का पूरा होने के बाद पैदा हुआ था ऑपरेशन से? हाँ पूरा हो गया। अच्छा, अच्छा। आज की डेट में उसकी उम्र कितनी है? नहीं, अभी तो पैदा हुआ है अच्छा, सीजर जस्ट से, अच्छा। फुल टर्म है, लेकिन LSCS हुआ है और वो रोया नहीं है और ICU में भर्ती है, कुछ सीरियस हो गया। इसको कहते हैं हाइपॉक्सिक HIE, हाइपॉक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी। क्या होता है कि बच्चे किसी कारण से ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? ऑपरेशन इसलिए करना पड़ा कि नॉर्मल डिलीवरी बच्चे माँ नहीं करा पा रही थी। अब वो उसके अनेक कारण है। बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, बच्चा बड़ा था, बेड़ा था, या फिर जो है गंदा पानी पी लिया, या नार फंसा हुआ है, विभिन्न कारण है जिसकी वजह से उसको ऑपरेशन करना पड़ा। जब किसी कारणों से बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई, क्या होता है कि हमारी जो भी सप्लाई है वो बच्चे में जो है नाभि के थ्रू जाती है, अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा। लेकिन है कि जब वो किसी भी कारण से दब जाता है या उसका खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दिल, दिमाग और शरीर में जितने अंग हैं उसको वो प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा वो प्रभावित करता है दिमाग, इसीलिए बच्चा वो देर से रोता है। तो ऐसा NICU में होगा जरूर, एक अच्छे डॉक्टर के अंदर में आपने भर्ती किया होगा। उम्मीद है कि वो बच्चा जो है जी। आने वाले समय में अच्छा होके बाहर निकलेगा। और जैसे कि हम लोग को जैसे डायरिया की बात कर रहे थे, तो जो ORS क्या है और होम मेड ORS क्या होता है, और सर्वप्रथम डायरिया होने पे क्या करना चाहिए, क्या उपाय? अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो तुरंत बच्चे को जो है सबसे पहला जो है चीज है ORS देना चाहिए। ORS भी कई तरह के होते हैं। एक तो होम मेड ORS होता है, दूसरा आजकल मार्केट में WHO प्रमाणित रुकेंगे, एक सवाल है। हेलो हाँ बताइए। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लें और थोड़ा तेज बोलें। हेलो हाँ बताइए, बताइए, आपकी आवाज आ रही है? मेरे पेट में बड़ा समस्या रहता है, लड़की बनी होती है। अच्छा अच्छा, आप जो है एक फिजिशियन को जाके दिखा लें। आपके पेट में दर्द होता है और हमेशा लैट्रिन साफ सुथरा नहीं होता है, तो कब्जियत की बीमारी है, तो आप एक जनरल फिजिशियन को जाके अपने को दिखा लें। जो उपाय बताएंगे करेंगे, आपको पूरा आराम आ जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर भाई हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों को क्या करें, तुरंत उसको ORS देना चाहिए। ORS जो है वो पहले जो है कॉलरा जब होता था तो उसमें हाई ऑस्मोलर ORS हुआ करते थे,
जिनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन दिन प्रतिदिन कॉलरा का केस इस धरती से समाप्ति की ओर है। जी। लेकिन आजकल क्या है, वायरस ओरिएंटेड डायरिया ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया एसोसिएटेड डायरिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 40% जो है वायरल ओरिएंटेड, उसमें भी रोटा वायरस सबसे कॉमनेस्ट है। और इसके अलावा कीटाणुओं से 40% और बाकी 20% अन्य कारणों से होते हैं। तो बच्चे को तुरंत ORS देना चाहिए। आप घर का बना हुआ, अगर बाजार का रात बिरात का समय है आप नहीं ला सकते तो आप घर का बना हुआ ORS दे सकते हैं। वो कैसे बनता है, 1 गिलास पानी लीजिए, यानी कि 200 ml पानी लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक लीजिए, 1 चम्मच चीनी और आधा नींबू उसमें गाड़ दीजिए। ये आपका होममेड ORS हो जाएगा। और आप बच्चे को हर लैट्रिन के बाद आधा से 1 गिलास पिलाते रहिए। जो है बच्चे को आपको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ और तुरंत जब जैसे भी जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको चिकित्सक पर ले जाके दिखाने का कष्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल जो है इम्यूनाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संक्षिप्त में बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट टीकाकरण है और किस किस उम्र में उसको लगाया जा सकता है। देखिए, भारत सरकार ने अभी विगत दिनों एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, उसको कहते हैं इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम। जैसे आसमान में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही 7 रोगों के लिए जी 7 लोगों के जो कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर होती है। उसमें सबसे पहला है BCG लगता है, जो कि तपेदिक या टीबी के लिए होता है। दूसरा ओरल पोलियो, जो पोलियो से रोकने के लिए लगता है। तीसरा होता है डिप्थीरिया, जिसको गलाघोटू कहते हैं, गलघोटू, उसके लिए होता है। पर्ट्यूसिस, जो कि काली खांसी से संबंधित है। टेटनस, इसका प्रतिरक्षण होता है। इसके अलावा मीजल्स, जो छोटी माता होती है, उसके लिए टीकाकरण। और हेपेटाइटिस बी, यानी कि आपका पीलिया, जो बी तरह का, जो खतरनाक तरह से होता है, उससे प्रतिरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया है, जिसके आने वाले समय में हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जो है बच्चों में जो है 5 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है, नवजात शिशु में बढ़ता हुआ मृत्यु दर कैसे कम हो रहा है, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। और नवजात शिशु में जो कि पैदा होने के 28 दिन के अंदर जो मृत्यु दर है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और आजकल होने वाली ज़्यादा बीमारियां हैं, आजकल जो होने वाली ज़्यादा बीमारियां हैं जो कि डायरिया है, डायरिया से कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय कर सकते हैं, और होममेड ORS कैसे तैयार किया जाता है, और ORS जो आते हैं बाज़ार से उसको लेके कैसे पिलाना है, और कब जो है क्या स्थिति में मरीज को जो है अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। और इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है टीकाकरण का, वो 7 टीके कौन कौन से लगाने चाहिए, सब डॉक्टर साहब ने आपको अच्छी तरह से बताया। आपको ज़रूर लाभ पहुंचा होगा, लेकिन समय अभाव के कारण हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और अगले बुधवार रात्रि 8 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।